नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सेंट्रल जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज राजस्थान में बड़ा फेरबदल किया गया है। कई अफसरों का तबादला किया गया, यानी कि कईयों को जिम्मेदारियों से इधर से उधर किया गया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। एडिशनल कमिश्नर नितिन वापा जयपुर से मेरठ स्थानांतरित कर दिए गए, यानी कि एडिशनल कमिश्नर नितिन वापा का ट्रांसफर जयपुर से मेरठ कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए जॉइंट कमिश्नर की, यानी कि हेमंत हिंगोनिया की, तो उनका ट्रांसफर जयपुर से ग्वालियर कर दिया गया है। जॉइंट कमिश्नर अमित कुमार जयपुर से वडोदरा ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वडोदरा उनका स्थानांतरण कर दिया गया है। अगर बात करें सहायक आयुक्त आलोक तोलानी की, तो उनको दिल्ली से जयपुर लाया गया। जी कृष्णन और आर.एन. परमार भी जयपुर से अहमदाबाद शिफ्ट कर दिए गए, यानी कि उनका ट्रांसफर स्थानांतरण जयपुर से अहमदाबाद कर दिया गया। धामन मीणा नागपुर से जयपुर आए हैं। वहीं उपायुक्त प्रीति गोयल जयपुर से मुंबई चली गई हैं। मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई ट्रांसफर स्थानांतरण उनका कर दिया गया। आयुक्त धीरेन्द्र वर्मा जयपुर से चेन्नई भेज दिए गए हैं। अब वो वहां पर जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका ट्रांसफर जयपुर से चेन्नई कर दिया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने ये आदेश जारी किया और हम पूरी लिस्ट आपको बता रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दिए थे, लेकिन इन संकेतों के बाद किसको कहां जिम्मेदारी दी गई है, किसका कहां ट्रांसफर किया गया है, ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और ये सेंट्रल जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज राजस्थान, जिसमें बड़ा फेरबदल किया गया है। कई अफसरों को अन्य प्रदेशों से जयपुर बुलाया गया है। तो जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर जो अफसर काम कर रहे थे, उनको बाहर प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई है। कई अफसरों का तबादला किया गया है। और फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगती हुई नजर आई है। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, दरअसल एडिशनल कमिश्नर नितिन वापा को जयपुर से मेरठ ट्रांसफर कर दिया गया। उनका स्थानांतरण जयपुर से मेरठ हो गया। जॉइंट कमिश्नर हेमंत हिंगोनिया की बात करें तो वो अब जयपुर में जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, बल्कि जयपुर से उनका ट्रांसफर ग्वालियर कर दिया गया। वहां पर जिम्मेदारी संभालेंगे। जॉइंट कमिश्नर अमित कुमार सिंह जयपुर से वडोदरा शिफ्ट कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तीसरी लहर से लड़ने के लिए दवाओं का बफर स्टॉक रखा जाएगा। बफर स्टॉक यानी कि अतिरिक्त दवाओं का स्टॉक रखा जाएगा, ताकि जब तीसरी लहर आए, दवाओं की किल्लत महसूस हो, तो फिर दवा के लिए मरीजों को इंतजार ना करना पड़े। और इसको बफर स्टॉक कहते हैं, यानी कि मुसीबत को देखते हुए उससे पहले तैयारी करना, और जब मुसीबत आए तो उस तैयारी के हिसाब से आगे रिएक्ट करना। दूसरी लहर से कहा जा सकता है कि सबक लेता हुआ प्रदेश और केंद्र सरकार नजर आएगी। 15 अगस्त तक राजस्थान के तमाम जिलों के अंदर दवाएं पहुंचा दी जाएगी, यानी कि जिला स्तर पर बफर स्टॉक बनाए जाएंगे। बच्चों पर ज्यादा खतरे की आशंका के मद्देनजर यह तैयारी की गई है, क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जरूर चल रहा है, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 18+ के लिए चल रहा है और उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। वैक्सीन की कमी महसूस की जा रही है। 18 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं, उनको वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लग पाई, और आगे अगस्त तक लगेगी ऐसा लगता भी नहीं। यानी कि अगर थर्ड वेव आई तो सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा, और इसलिए बच्चों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी, और उसके लिए दवाओं का बफर स्टॉक रखना उससे भी ज्यादा जरूरी। राजस्थान अब तीसरी लहर से लड़ने के लिए दवाओं का 3 से 4 महीने का बफर स्टॉक रखेगा। यानी कि अगर कोरोना की थर्ड वेव आती है और उसका पीक 3-4 महीनों के अंदर नजर आता है, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं। बफर स्टॉक सरकार की तरफ से रखा गया है, लेकिन यहां एक सवाल जरूर है। सवाल दरअसल यह है कि किस कैलकुलेशन के हिसाब से बफर स्टॉक तैयार किया गया है। मसलन एक टेंटेटिव, क्या ये माना गया है कि इतने अगर पेशेंट आते हैं तो उसके हिसाब से इतनी दवाओं की जरूरत होगी और इतने का स्टॉक हमें रखना है। जाहिर है इस तरीके की प्लानिंग करके ही ये बफर स्टॉक तैयार किया गया होगा। RMSCL ने इन दवाओं की खरीद शुरू कर दी है, क्योंकि हमने देखा था कि दूसरी लहर के दौरान न सिर्फ दवाओं की किल्लत महसूस हुई थी, बल्कि ऑक्सीजन की किल्लत भी महसूस हुई थी। अब जिला स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, ताकि बाहर से ऑक्सीजन खरीदने की जरूरत ना पड़े। और अब जिला स्तर पर ही बफर स्टॉक भी बनाया जा रहा है, और ये दवाओं का बनाया जा रहा है, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान हमने देखा कि रेमडेसिविर के लिए
दर दर भटकना पड़ा था। बाकायदा कालाबाजारी होती नजर आई थी और इसलिए अब पहले से तैयारी ये बताती है कि सरकार कितनी सजग, तीसरी लहर को लेकर कितना गंभीर, बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए कितना गंभीर। इसलिए फर्स्ट इंडिया आपसे अपील करता है, लापरवाही मत बरतिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, क्योंकि आपकी लापरवाही तीसरी लहर को निमंत्रण देगी और फिर हर कोई इससे परेशान होता हुआ नजर आए। मोदी सरकार बदलेगी अंग्रेजों के जमाने का 250 साल पुराना कानून। अंग्रेज चले गए, कानून पीछे छूट गए और कानून 70 सालों से चले आ रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इन कानूनों को बदलेगी, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने का 250 साल पुराना कानून जरा सोचिए आज की तारीख में भी चल रहा है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर चल रहा है। अब सिविल प्रोजेक्ट्स के लिए दी जाएगी सेना की जमीन। रक्षा मंत्रालय के पास 17.95 लाख एकड़ जमीन है और इसमें से 16.25 लाख एकड़ छावनियों से बाहर की जमीन। डिफेंस लैंड पॉलिसी में 1765 के बाद पहली बार ये इतने बड़े बदलाव किए जाएंगे। दरअसल उस वक्त ब्रिटिश काल में बंगाल के बैरकपुर में पहली कंटोनमेंट बनाई गई। तब सेना से जुड़ी जमीन को मिलिट्री के अलावा कहीं भी बेचने पर पाबंदी लगाई गई। किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई थी, यानी कि सेना की जमीन आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाईवेज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अभ्यारण्य बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए या फिर इंडस्ट्री लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेना की जमीन का इस्तेमाल वर्तमान स्थिति तक सिर्फ सेना के ही प्रोजेक्ट के लिए किया जा सकता है। 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल काउंसिल ने यह आदेश दिया था, कंटोनमेंट का कोई भी बंगला और क्वार्टर किसी भी व्यक्ति को नहीं बेचा जाएगा। सिर्फ बात छावनियों की छोड़ दीजिए, जो बंगले और क्वार्टर जो बाकायदा सेना के हैं, सेना के अधिकारियों के हैं, वो भी किसी और अन्य व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता। किसी ऐसे व्यक्ति को बेचने की इजाजत नहीं होगी जो सेना से जुड़ा नहीं होगा। लेकिन अब शायद वक्त के हिसाब से कानून को बदलने की जरूरत है, क्योंकि देश तेजी से विकास कर रहा है। विकास के लिए जमीन चाहिए, क्योंकि आप जो भी इंडस्ट्री लगाएंगे या फिर विकास के जो भी काम करेंगे उसके लिए जमीन की जरूरत है। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो 250 साल पुराना कानून इसके बीच में आड़े आ रहा है। मोदी सरकार इसको बदल रही है। हालांकि इसके बदलने से सेना के भविष्य पर क्या कुछ असर पड़ेगा, जमीन को लेकर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये बता पाना मुश्किल है। विपक्ष इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये भी कहना मुश्किल। लेकिन जाहिर है रक्षा मंत्रालय के पास वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो 17.95 लाख एकड़ जमीन इस वक्त बची हुई और इसमें से मानकर चलिए ज्यादातर जमीन यानी कि लगभग अगर 1.5 लाख एकड़ जमीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी 16.35 लाख एकड़ जमीन छावनियों से बाहर है। डिफेंस लैंड पॉलिसी में 1765 के बाद पहली बार यह बदलाव किया जा रहा है। उस वक्त की बात की जाए तो ब्रिटिश काल में बंगाल के बैरकपुर में पहली कंटोनमेंट बनाई गई थी। तब सेना से जुड़ी जमीन को मिलिट्री के अलावा किसी और को बेचने पर पाबंदी लगाई गई थी। मकसद चाहे कोई भी हो, किसी भी मकसद के हिसाब से उसको बेचा नहीं जा सकता और यह पाबंदी अभी तक लगी हुई। 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने बाकायदा आदेश निकाला था और आदेश निकालकर कहा था कि कंटोनमेंट का कोई भी बंगला और क्वार्टर किसी भी व्यक्ति को बेचा नहीं जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता, उसकी इजाजत ही नहीं जो सेना से जुड़ा ही नहीं। और अब बात करते हैं योगी मंत्रिमंडल की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल जानकार सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जुलाई के अंत तक योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, यानी कि आने वाले 10 दिनों के अंदर योगी कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। जाहिर है विस्तार अगर होगा तो कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया जाएगा, यानी कि उनके विभागों को बदला जाएगा, जिम्मेदारियों को बदला जाएगा। हो यह भी सकता है कि जिनके प्रदर्शन से योगी खुश ना हो
मोदी खुश ना हो, आरएसएस खुश ना हो, यानी कि जिनका प्रदर्शन इन तीनों की नजर में खराब हो, ऐसे मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। ये छुट्टी 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी की जा सकती है, यानी कि जिन मंत्रियों के मंत्रालयों से जनता सबसे ज्यादा नाखुश हो, या तो उनके मंत्रालय बदल दिए जाएंगे या फिर मंत्रियों को ही बदल दिया जाएगा। हालांकि क्षेत्रीय जातीय संतुलन के लिए नए चेहरों को भी जगह दी जाएगी, यानी कि नए चेहरों को एडजस्ट किया जाए ताकि 2022 के चुनाव में उन चेहरों का सियासी तौर पर लाभ उठाया जा सके। और यह भी कहा जा सकता है कि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन कैबिनेट के अंदर बैठाया जा सके। मुख्यमंत्री आवास पर खराब प्रदर्शन वाले मंत्रियों पर चर्चा हुई है। हटाए जाने वाले मंत्रियों के नामों की लिस्ट तैयार की जा रही है। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह, जो कि यूपी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, सुनील बंसल ये दिल्ली पहुंचे हैं। विस्तार पर राष्ट्रीय नेतृत्व से दिल्ली में चर्चा होगी, ये जाहिर है। यूपी के अंदर योगी कैबिनेट में जब भी बदलाव होगा तो आरएसएस की भूमिका भी नजर आ सकती है, रिफ्लेक्शन नजर आ सकता है, और केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी तो लेनी ही पड़ेगी। उसी के बाद यह विस्तार नजर आएगा। भारत पाकिस्तान में टिड्डी के लिए समर सर्वे शुरू हो चुका है। दरअसल पूर्वी अफ्रीका में हल्की बारिश से टिड्डी दल बढ़ गए हैं। रेगिस्तानी टिड्डी के लिए भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इस समय अनुकूल परिस्थितियां हैं, यानी कि ऐसी परिस्थिति भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बन रही है जहां टिड्डियां आकर ज्यादा से ज्यादा प्रजनन कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या को बढ़ा सकती है। ऐसे में एक दल ने जहां मूव भी किया है, तो टिड्डी के अंडे देने से नए दल बनने की आशंका लगातार बनी हुई है। टिड्डी का दल बहुत तेजी से बढ़ता है। अलग अलग रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि 22 दिन के अंदर टिड्डी का दल 2 गुने से 4 गुना हो जाता है, यानी कि संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है। और बीते सालों के अंदर हमने ये देखा भी है कि किस तरीके से सरहदी राजस्थान के अंदर टिड्डी कहर बरपाती नजर आई। अकाल की वजह से फसलें बर्बाद होती हुई राजस्थान ने देखी, लेकिन अब टिड्डियों की वजह से भी फसलें बर्बाद होती है। यहां तक कहा जाता है कि जब आसमान के अंदर टिड्डियों का दल गुजरता है तो जमीन के ऊपर से फसलें बर्बाद होती चली जाती है, चट हो जाती है। यानी वो इतना बड़ा दल होता है, 1 से 1.5 किलोमीटर का दायरा एक साथ कवर करके चलता है, और इस वजह से फसलें पल भर में चौपट हो जाती है। किसान उसको रोक नहीं पाते। बात करें जैसलमेर की, बाड़मेर की, गुजरात के भुज की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वे शुरू हो चुका है। इनको रोकने की कोशिश की जाएगी। जाहिर है जहां जहां पर इनका दल बैठेगा वहां उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर एक बार टिड्डी दल बढ़ना शुरू हुआ, उन्होंने अंडे देने शुरू किए, तो फिर रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। कई बार पाकिस्तान की लापरवाही का खामियाजा भी राजस्थान को भुगतना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान अपने सरहदी इलाके के अंदर इनके प्रजनन को रोकने की कोशिश नहीं करता, और उस वजह से राजस्थान के सरहदी जिलों के अंदर समस्या खड़ी हो जाती है। निर्भया स्क्वाड का जन जागरूकता अभियान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह अभियान चलाया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय राहुल प्रकाश ने पोस्टर का विमोचन किया है। महिलाओं को उन बसेस के अंदर मिल रहा है, वो लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं अथवा नहीं, उनके साथ किसी प्रकार की घटना दुर्घटना करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही 2 पुरुष कांस्टेबल को हम डिप्लॉय कर रहे हैं, जो कि साथी वर्दी नहीं उसी गाड़ी में होंगे। और अगर इन्हें ऐसा लगे कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी भी महिला को या उनको असहज करने का प्रयास कर रहा है, तो तत्काल वो दोनों कांस्टेबल मदद करेंगे। आने वाले जो भी नया स्टॉप होगा, अगला स्टॉप होगा, वहाँ पे कंट्रोल रूम को के मार्फत से सूचना देकर के उसको डिटेन किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके माध्यम से लोगों के मन में जो इस तरह के शोधे होते हैं, जो कि महिलाओं को आमतौर पर सार्वजनिक परिवहन के साधनों में परेशान करते हैं, उनके मन में एक डर पैदा होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसके साथ ही जो दूसरी टीम होगी, जो कि वर्दी के अंतर्गत बॉडी वर्न कैमरों के साथ लैस होकर के सार्वजनिक परिवहन में सफर करेगी और वहाँ पर जो महिलाएं बच्चियां सफर करती हैं उनको जागरूक करेगी। और इसके अलावा जो पुरुष उसके अंदर सफर करते हैं उनको भी जागरूक करने का काम करना पड़ेगा। हम सभी को ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे साथ कोई महिला चल रही है
तो हमें उसे पूरा सम्मान देना है, उसके सम्मान की रक्षा करनी है। तभी जो हमारी बहन बेटियां जो कि कहीं और सफर कर रही होंगी, किसी और जगह किसी दूसरे बस में होंगी, ऑटो में होंगी, उनको उनका जो साथ वाला पुरुष पैसेंजर होगा, कोई लड़का होगा, वो पूरा सम्मान देगा। तो इस बात का जब तक हम माहौल नहीं बनाएंगे, एक एनवायरमेंट नहीं बनेगा, तब तक हम जिस महिला सुरक्षा की बात करते हैं वो हम पूरी तरीके से देख नहीं पाएंगे। इसका एक दूसरा पहलू भी है। महिला सुरक्षा की बात करना, महिला सुरक्षा की व्यवस्था करने का मतलब ये करते नहीं कि महिलाएं कमजोर है या हमारे ऊपर आश्रित है सुरक्षा की, ये बिल्कुल भ्रम है। भारत के अंदर अगर हम देखें तो महिलाएं जो होती हैं वो ब्रह्मा का भी रूप है, वो विष्णु का भी रूप है, और एक तरह से हम देखें तो महादेव का भी रूप है। महिलाएं जो होती हैं, आप देखिए कि एक तरीके से जननी है, बनाती है ब्रह्मा के तौर पे, पालन करता है विष्णु के तौर पे, पालन करती है, हमें बड़ा करती है, और दुर्गा के तौर पर और काली के तौर पर संहारक की भी भूमिका हमने महिलाओं की देखी है। तो हमारे देश में महिला सुरक्षा के लिए कहीं भी पुरुषों के आश्रित नहीं है, ये हमारा एक भ्रम है। लेकिन ये जो अभियान है ये दो तरीके से कारगर हो सकता है। एक तो जो महिलाएं सर्वशक्ति संपन्न है उनको उनकी शक्ति का एहसास दिलाना, उनको जागरूक करना कि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। और दूसरा जो पक्ष है कि पुरुषों का उनके प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन करना, पुरुष उनको सम्मान के दृष्टिकोण से देखें, अपनी सोच परिवर्तित करें, ये बहुत जरूरी है। एक परंपरा बनी हुई रहती है कि हम लोग अपनी बच्चियों को देखते हैं, बच्चियां कहाँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हासिल। देखिए बाद आपका स्वागत है। पीएम मोदी आज विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आज शाम 6 बजे संसद भवन के अंदर बैठक होगी। बैठक के लिए सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है। वैक्सीन टीकाकरण पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। महामारी से लड़ने में कारगर सुझाव भी लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों के नेताओं से आग्रह किया था। आज शाम को कुछ समय निकालने का आग्रह किया गया था। ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मॉनसून सत्र का दूसरा दिन चल रहा है, लेकिन सदन की भेंट चल रहा है। राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, जबकि लोकसभा आज भी 2 बजे तक के लिए स्थगित है। और इन सब के बीच में अब जो खबर वो ये कि शाम 6 बजे संसद भवन के अंदर बैठक होगी और इस बैठक में सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है। सभी को इसलिए बुलाया गया क्योंकि सरकार की तरफ से वैक्सीन और टीकाकरण पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। महामारी से लड़ने में कारगर सुझाव भी विपक्ष के नेताओं की तरफ से लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों के नेताओं से आग्रह किया था। आज शाम को कुछ समय निकालने का आग्रह किया था और वो शाम को पता चलेगा कि वो कौन कौन से नेता होंगे जो प्रधानमंत्री के इस आग्रह के बाद इसका हिस्सा होंगे, सुझाव देते नजर आएंगे और इसमें अपनी बात कहते नजर आएंगे। सीबीएसई 10वीं का परिणाम आज नहीं आएगा। स्कूलों की लापरवाही से रिजल्ट में देरी हो रही है। कई स्कूलों ने 10वीं के अंकों की संशोधित सीट अभी तक सीबीएसई को नहीं भेजी है और इस वजह से 10वीं का परिणाम जो कहा जा रहा था कि 20 जुलाई को आएगा, वो आज नहीं आ रहा है। इसी वजह से तारीख आगे बढ़ानी पड़ी है। हालांकि 12वीं का रिजल्ट घोषित हो जाएगा 31 जुलाई तक, लेकिन सवाल यही कि क्या 31 जुलाई से पहले 10वीं का रिजल्ट आ पाएगा? क्या परिणाम जारी हो पाएंगे या पहले 12वीं के परिणाम जारी होंगे और उसके बाद 10वीं के? क्योंकि स्कूलों की लापरवाही देखने को मिली है। स्कूलों ने रिजल्ट में देरी की है। कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं के अंकों की संशोधित सीट अभी तक सीबीएसई को भेजी नहीं। वो संशोधित सीट जिसके आधार पर नंबर दिए जाने थे, मार्कशीट तैयार होनी थी और इस वजह से अब आगे की तारीख बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि 12वीं रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित हो जाएगा। बिना मीटर के जल रही 654 स्ट्रीट लाइट अब लगेंगे स्मार्ट मीटर। सालों पुरानी विवाद सुलझाने बैठा ऊर्जा विभाग जयपुर नगर निगम डिस्कॉम का बकाया भुगतान भी करेगा। जयपुर डिस्कॉम संयुक्त सर्वेक्षण पर फेज वायर डालने का काम करेगा। अगर बात पहले चरण की जाए तो पहले चरण में भांकरोटा, पुराना घाट, आमेर, सांगानेर, प्रतापनगर, जगतपुरा, झोटवाड़ा उपखंडों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और जो डिस्कॉम का पहले का बकाया उसका भी भुगतान किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर एक मोटा मोटा आंकड़ा समझा जाए तो 654 मीटर ऐसे हैं जो लगे ही नहीं, क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो हैं 654
वो बिना मीटर के चल रही है। अब इनकी जगह स्मार्ट मीटर लगेंगे। सालों पुराने विवादों को सुलझाने के लिए ऊर्जा विभाग बैठा और इस दौरान जयपुर नगर निगम डिस्कॉम का बकाया भुगतान भी करेगा। ये भी तस्वीर साफ हो गई। जयपुर डिस्कॉम संयुक्त सर्वेक्षण कर फेस वायर डालने का काम करेगा। अगर पहले चरण की बात करें, भांकरोटा, पुराना घाट, आमेर, सांगानेर, प्रतापनगर, जगतपुरा और झोटवाड़ा उपखंडों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। तीसरी लहर से पहले प्रदेश के लिए राहत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। देश में तीसरी लहर की आशंका और इस बीच 8 राज्यों में संक्रमण दर चली गई 5% से ऊपर। लेकिन प्रदेश में संक्रमण दर खतरनाक स्तर से काफी नीचे है। प्रदेश में 1000 टेस्ट में मिल रहा एक ही मरीज, जबकि सिक्किम में 100 टेस्ट पर ही सबसे ज्यादा 24 मरीज मिल रहे हैं। संक्रमण दर के लिहाज से राजस्थान 31 राज्यों में 26वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में हालात बताए जा रहे सबसे बेहतर। उत्तर प्रदेश में 10,000 टेस्ट पर एक मरीज मिल रहा है। अब इसको राजनीति से जोड़ के ना देखिएगा। 2022 के अंदर चुनाव है, सैंपलिंग वहां पर हो रही है, लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो ये कहा जा रहा है कि 10,000 सैंपल जब यूपी के अंदर लिए जा रहे हैं तो सिर्फ एक कोरोना संक्रमित मिल रहा है। राजस्थान के हालात भी बेहतर हैं। यहाँ 1000 आंकड़े जब लिए जा रहे हैं, 1000 सैंपल जब लिए जा रहे हैं तो सिर्फ एक संक्रमित व्यक्ति मिल रहा है। 8 राज्यों में संक्रमण दर 5% से ऊपर चल रही है, लेकिन राजस्थान में काफी नीचे है। अगर 31 राज्यों की बात की जाए और उनके अंदर जो सैंपल लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से समझा जाए तो सबसे जो विकराल स्थिति इस वक्त है वो सिक्किम की है। सिक्किम में 100 टेस्ट पर ही सबसे ज्यादा 24 मरीज मिल रहे हैं, जबकि राजस्थान में 1000 पर एक मरीज मिल रहा है। संक्रमण दर के लिहाज से राजस्थान 31 राज्यों में 26वें स्थान पर बना हुआ है। यूपी के हालात इन आंकड़ों के हिसाब से सबसे बेहतर बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10,000 टेस्ट पर एक मरीज मिल रहा है। 3 सदस्य फिर भी 3 माह से मुकदमों की सुनवाई ठप है। राजस्थान कर बोर्ड में अध्यक्ष न होने से गठित नहीं हो पाई सुनवाई के लिए बेंच। 7,658 मुकदमों का कोई धनी धोरी भी नहीं। सर्किट बेंच तो दूर, मुख्यालय पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। अध्यक्ष ही मुकदमों की सुनवाई के लिए बनाते हैं बेंच। कर बोर्ड के अध्यक्ष गिरिराज सिंह 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद लॉकडाउन के चलते मुकदमों की सुनवाई ठप पड़ी है, लेकिन लॉकडाउन खोलने के बाद भी सुनवाई का अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण काम ठप पड़ा हुआ है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में राजस्थान की छाप। दरअसल सेंट्रल विस्टा में लगेगा राजस्थान का स्टोन। जालोर का ग्रेनाइट, सर मथुरा, धौलपुर के लगेंगे स्टोन। जालोर के ग्रेनाइट की सप्लाई शुरू भी हो चुकी है, जबकि धौलपुर स्टोन का ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना है। प्रोजेक्ट से संबंधित एक दल और इंजीनियर्स ने राजस्थान का दौरा किया है। बंसी पहाड़पुर, बूंदी, बिचौलिया और कोटा स्टोन को भी दल ने परखा था, लेकिन कर्विंग नहीं होने के कारण इनको रिजेक्ट कर दिया गया। पुरानी संसद भवन में भी इस्तेमाल हुए थे राजस्थान के ही पत्थर। बातचीत की आड़ में ड्रैगन की नापाक इरादे। लद्दाख के पास लड़ाकू विमानों का नया अड्डा बना रहा चीन। शिंजियांग प्रांत के शाक्शे में लड़ाकू विमानों का अड्डा बना रहा चीन। जवाब में भारत ने लेह में तैनात किए अपने लड़ाकू विमान। उत्तराखंड सीमा से लगे बाराहोती एयरबेस पर भी नजर रखी जा रही। राष्ट्रपति एक बार फिर से कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल ट्रेन का सफर। अस्पताल अगस्त में रामलला के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद इससे पहले गोरखपुर, फिर जाएंगे अयोध्या। अगस्त में विमान से लखनऊ आने के बाद करेंगे यात्रा। चारबाग रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए करेंगे प्रेसिडेंशियल ट्रेन से यात्रा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 27 से 29 अगस्त का संभावित कार्यक्रम है और कार्यक्रम के तहत
राष्ट्रपति 27 अगस्त को विमान से अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अगले दिन यानी कि 28 अगस्त को गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर में गोरक्षकनाथ विश्वविद्यालय में अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 28 अगस्त की शाम को अयोध्या वापस लौटेंगे। 29 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे। यात्रा को लेकर रेलवे, एयरपोर्ट और अन्य विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी है। रेलवे ने लखनऊ फैजाबाद रूट पर ट्रैक मेंटेनेंस का काम शुरू किया है। हालांकि रेलवे के अधिकारियों ने आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की। भारत बनाम श्रीलंका वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा आज। पहले मुकाबले में आसान जीत से भारत के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आज मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगा भारत। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ जीती है लगातार 8 वनडे सीरीज। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बदलाव संभव नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ पिछले कुछ समय से श्रीलंका टीम के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ा है। अनुभवी खिलाड़ियों की कमी की वजह से टीम बुरे दौर से गुजर रही है। 2012 से भारत के खिलाफ अपने ही घर में वनडे जीत नहीं सकी और श्रीलंकाई टीम। दोपहर 3 बजे से प्रेमदासा स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।